बाइट भी योगी आदित्यनाथ के सुनाएंगे जो कोरोना काल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा था, भरोसा दिलाया था। और जो इस समय बुखार, रहस्यमय बुखार है ये, और कोरोना की तीसरी लहर भी हो सकती है। ये भले ही इसे कोई चूहे के मूत्र या बिल्ली के बीट से इन्फेक्शन बताए, लेकिन मेरे गले ये बात नहीं उतरती। एक ब्रेक लेते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ। हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी शादी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला, और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ये लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़ के कोई ऑफिसर बन सकती है। तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैं अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बारिश, बाढ़ और उसके इंतजाम और जो स्थितियां बनी हैं। ब्रेक के दौरान हम ये सोच रहे थे, वो जो दूसरी वेव का जो दृश्य मुझे उत्तर प्रदेश का कौंध रहा था मेरे जहन में, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल एक तरीके से एक अजीब सा उद्दोलन पैदा कर रहा था। ये वो दृश्य, वो मौतें, वो ऑक्सीजन की कमी, वो संकट, वो भयावह स्थिति, चीख पुकार, चाह कर भी लोगों की मदद न कर पाने की बेबसी, इसके बीच सरकार खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी, किसके लिए खड़ी थी? स्मशान की जो चिताएं, जलती चिताएं, तमाम वो दृश्य कौंध गए एक तरीके से। ब्रेक के दौरान जो मेरे जहन में ये सब दृश्य कौंध रहे थे। जब हम तैयारी कर रहे थे कि आप सबको जो इस समय रहस्यमय बुखार है, वो कोई कहीं डेंगू का प्रकोप है, कहीं वो रहस्यमय बुखार के रूप में आ रहा है, कोई इसे चूहे और बिल्ली से होने वाला संक्रमण बता रहा है। जब इसके बाबत हम सोच रहे थे कि आप तक वो बातें हम पहुंचाएंगे, तो उससे पहले हमारे जहन में कोरोना का वो भयावह दृश्य, जो दूसरी वेव थी, जो डेल्टा वेरिएंट का जो कहर था, वो बिल्कुल कौंध गया और अंदर तक हम सिहर गए। वो खाली याद करके
भोगा हम ही सब ने, देखा हम ही सब ने ऑक्सीजन से कैसे मौतें हुई, अपने परिजनों को कैसे लोगों ने खोया। कोई मुंह से सांस दे रहा था, कोई सिलेंडर लेकर भाग रहा था, किसी का सिलेंडर कोई पुलिस वाला छीन रहा था अपने साहब के रिश्तेदार को बचाने के लिए। इस तरह के दृश्य हमने देखे उत्तर प्रदेश में। सरकार को विपक्ष ने भरपूर कटघरे में खड़ा किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सरकार ने भी स्थितियां संभाली, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जिस दौरान ये सबसे भयावह स्थिति थी, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस दौरान कोरोना ग्रसित हो गए थे। एक 15 दिन का, एक 14 दिन का जो उनका क्वारंटाइन पीरियड था, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाहाकार की स्थिति वाला रहा। ये बड़ी वजह थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। विपक्ष भले इस बात को कहे, लेकिन ये बड़ी वजह थी। ये कह सकते हैं कि पहली वेव से हमने सबक नहीं लिया, हमने क्या इंतजाम किया था, हमने क्या स्थितियां बनाई थी जो दूसरी वेव से हम नहीं लड़ पाए। एकदम धड़ाम हो गई, कोलैप्स हो गई, अस्पतालों में बेड नहीं, बेड हैं तो बेड बिक रहे हैं, 50-50 हज़ार में बेड बिके, सरकारी अस्पतालों के बेड बिके। मुख्यमंत्री ने खुद जब वो स्वस्थ होकर आए मैदान में, तो खुद उन्होंने लताड़ा, ललकारा, फटकारा लोगों को, डॉक्टरों को फटकारा, कार्रवाई की कि आपके यहाँ बेड खाली पड़े थे, लोग तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन क्या करते, एक ऐसी महामारी, बीमारी, उसका दृश्य हमने देखा। और उस दौरान उसके बाद से जो ऑक्सीजन प्लांट लगे, दवाओं के इंतजाम हुए, एक लगातार एक अनवरत जो क्रम है वो चल रहा था, तैयारियां चल रही थी तीसरी वेव के लिए। बात पे सरकार के जो अफसर हैं वो तीसरी वेव की बात करके बहुत पुख्ता दावों की बात कर रहे थे कि बहुत पुख्ता इंतजाम हमने किए हैं तीसरी वेव के लिए। निश्चित तौर पर हम आपको पहले सुनाते हैं कि दूसरी जो लहर आई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री ने किस तरह से इस समस्या से निजात पाने के लिए अपनी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को कैसे भरोसा दिलाया था, उसे सुनाते हैं। फिर हम तीसरी लहर जो संभावित थी उसको लेकर क्या तैयारी है और हालात क्या है जमीनी, उसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं हर जनपद में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेजेस में पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड हमारे पास हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 23 पेशेंट चिन्हित हुए थे, इनमें से 9 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इससे घबराने की नहीं, बल्कि इन चुनौतियों से जूझने और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, और इसमें बचाव का पक्ष सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी गतिविधियों को हम लोगों ने इस दौरान रोका है, और उन गतिविधियों को पूरी तरह रोक लगाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है कि जैसे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, मॉल्स आदि को बंद करने की कार्रवाई करनी पड़ी। तो देखा आपने, सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि नहीं, बचाव बड़ी जरूरी है, बचाव तो करना पड़ेगा आपको। और जो रिस्ट्रिक्शन किए गए थे वो तमाम मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, सार्वजनिक कार्यक्रम, तमाम चीज़ें रोकने की बात उन्होंने कही। लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं, अब सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं, अब बाजार खुल चुके हैं, बाजार खुलने का समय बदल चुका है, और अब स्कूल भी खुल चुके हैं, छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं। खतरा ज़्यादा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से आएंगे तो क्या खतरा है, जमीनी हकीकत क्या है, बताएंगे आपको। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 19 मार्च का दिन मुझे भूल नहीं सकता। डिपार्टमेंटल ऑर्डर आया था कि अभी आप स्कूल बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई तो मेरे स्टाफ ने बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करी।
तो जब हमने 12वीं क्लास के बच्चों की देखी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमें पता चला कि एक बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। पहले तो मतलब जब पापा थे तब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि सारा काम मेरे पापा करते थे। लेकिन जब पापा की डेथ हुई फिर मम्मा ने हम दोनों को संभाला है। मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी जब क्या बोलते कोरोना जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद, तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। फिर एकदम से मैम का कॉल आया और वो मुझे बोलने लगी कि मैम मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी इस हालात में, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक तो नौकरी करनी पड़ती है और फिर घर आ जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फिर हमने डिसाइड करा कि रात को हम लोग उसको वर्कशीट्स भेजा करेंगे। हम उसको दिन में व्हाट्सएप कर देते थे, मगर वो शाम को उसको जब फ़ोन मिलता था तो वो वर्कशीट्स देखती थी और फिर सुबह ऑफिस जाती थी जब वो 9 बजे, तो स्कूल से होकर निकलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिस टीचर से उसको डाउट होता था उससे वो पूछ लेती थी। लक्ष्मी दिन में नहीं पढ़ सकती तो टीचर शाम को भी उसके साथ जूम क्लास ले लेती है उसके कन्वीनियंट टाइम पर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पूरा समाज ये समझे कि टीचर्स वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं इन बच्चों को ऊपर लाने के लिए, और इन बच्चों की अगर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो ये दैट इज़ मोर देन एप्रिसिएशन फॉर अस। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम बात कर रहे थे कि कोरोना में कैसी क्या दशा हुई, क्या स्थितियां रहीं उत्तर प्रदेश की, और सरकार ने क्या इंतजाम किया, क्या वादे किए थे, क्या तैयारियां की थी। तैयारियां बहुत सारी की थी, बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दावे इन अधिकारियों के। लेकिन अभी फिरोजाबाद, मथुरा, इटावा, कानपुर, इस जो पूरा ये ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र है और सेंट्रल यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका, पहले इन इलाकों में विचित्र बुखार और इस तरह के जो मामले हैं बहुत देखने को नहीं मिलते थे। पूर्वांचल में और गोरखपुर के जो इलाके में है, गोरखपुर आसपास के इलाकों में इस तरह के जो रहस्यमय बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस से मौतें दिखती थीं। लेकिन यहाँ फिरोजाबाद के गाँव में 2 हफ्ते में 40 लोग मर गए, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। मथुरा में 20 लोग मर गए। मथुरा के 8 गाँवों से भयानक पलायन हो गया। इन सब स्थितियों के बाद मुख्यमंत्री को लगा कि स्थिति बेकाबू हो रही है, तो वो अभी हाल में ही फिरोजाबाद गए और वहाँ अस्पतालों का दौरा किया। अस्पतालों में जाके उन्होंने भेंट की, जो मरीज हैं उनके परिजनों से इलाज की व्यवस्था जानी, डॉक्टरों से बातचीत की कि आखिर मसला क्या है। उसके बाद वो उस गाँव में भी गए जहाँ सर्वाधिक मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री ने उस गाँव में क्या कहा वो सुन लीजिए, फिर आगे की कथा का आपको बताते हैं। तेजी के साथ यहाँ के लगभग 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू से संबंधित मामले देखने को मिले। स्थानीय स्तर पर जागरूकता का अभाव था। लोगों ने लोकल स्तर पर निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में उपचार लोग करा रहे थे और अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर उपचार करा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसके बारे में ऊपर के अधिकारियों को भी अवगत कराया। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय डॉक्टरों से लोगों को जो जानकारी का अभाव था ना, उसकी वजह से ये स्थितियाँ हुई और यही वजह से मौतें ज़्यादा हुई। और कुल मिलाकर जो
हाहाकार हुआ, जो स्थितियां हुई वो जानकारी के अभाव में हुई और यही वजह रही कि हम सब ने अपने परिजनों को खोया। ये महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन जो हमारा सवाल है इस मसले पर, जो हम सवाल उठाना चाहते हैं, जिसको लेकर हमने इतनी सारी ढेर सारी बातें आपको बताई, सवाल ये है कि अभी आधिकारिक रूप से तीसरी लहर आई नहीं, वो स्थितियां अभी भयानक हुई नहीं, जिसकी आशंका हमें लगातार अभी भी बनी हुई है। केवल एक बुखार है, डेंगू है, ये बेकाबू हो गया और तंत्र उसे काबू में नहीं कर पा रहा। खैर, उम्मीद है कि सरकार, सिस्टम और हम सब मिलकर इस पर काबू पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम बड़े आराम से बिना मास्क के टहलने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है खतरे को हम दावत दे रहे हैं।